नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे जो आपके अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आते हैं उनका। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इनका अभ्यास करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से अपठित गद्यांश व अपठित काव्यांश का अभ्यास कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के छात्र भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसकी बातों को अपने दिमाग में रखना है ताकि जो प्रश्न आए तो हम उनका उत्तर दे सकें। घर जैसा छोटा सा शब्द भावनात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक ही सीमित होता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये बता रहा है कि जो घर है ये बिल्कुल एक छोटा सा शब्द है। भावनात्मक दृष्टि से देखें तो ये बहुत विशाल है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, मकान के बारे में, भवन के बारे में, फ्लैट के बारे में, कोठी या बंगले के बारे में हम सोचते हैं या बोलते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई मकान में, घर में दीवार होंगी, छत होंगी और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा होगी, यही बात आती है। लेकिन जबकि घर है वो प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। घर किससे बनता है? प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। कह रहा है कि एक आदर्श घर, अगर प्रश्न हमारा आता है कि आदर्श घर क्या होता है, तो इसमें यह होगा कि एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, यानी कि सभी आपस में प्रेम से रहते हो, आपसी तालमेल से रहते हो, सभी रिश्तों में मधुरता हो और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हों। घर में भावनात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अटखेलियां करता है तो घर अटखेलियां करता है। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मसीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व लिखा हुआ है, ये द्वंद्व है, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी का मतलब होता है एकाकीपन, व्यक्तिगतता, ठीक है, व्यक्तिगतता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा, मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका अपठित गद्यांश। ऊपर प्रश्न में लिखा भी हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे वो हमने लिखने हैं। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं घर में होती हैं। आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता। भावात्मक दृष्टि से हमने पढ़ा था, जब हम घर के बारे में सिंपल शब्द लेते हैं तो ये बातें आती हैं, इसलिए भावात्मक दृष्टि से ये बातें नहीं आएंगी। तीसरा है सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट व हरियाली। ये भी भावात्मक दृष्टि से नहीं आएंगी।
चौथा है स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। यानी कि दो बातें हैं कि भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में क्या क्या निहित है। प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य, संवेदनाएं, और स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये तो कथन दे रखे थे। अब इसके उत्तर कहाँ से छाटने? विकल्प में से। कह रहा है कथन एक सही है। कथन एक बिल्कुल ठीक बात है, सही है। कथन एक व दो सही है। दूसरा हमारा कथन क्या था? गलत था। क्योंकि हमने यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा था कि कथन एक हमारा बिल्कुल सही था और कथन चार सही था, लेकिन ये जो था कथन दो और कथन नंबर 3 ये सही नहीं है भावात्मक दृष्टि से घर के साज सज्जा के लिए, भावात्मक दृष्टि से घर की विशालता के संदर्भ में। तो अब हम देखते हैं आगे विकल्प में क्या कह रहा है। अगला विकल्प कह रहा है कथन 2 व 3 सही है। ये भी गलत बात है। कथन 3 व 4 सही हैं। तो अब हम इसका उत्तर क्या करेंगे? कथन का कथन एक सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कथन 1 व 4 नहीं दिया इसने, इसलिए कहा है कि कथन एक सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? जो कथन एक है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन एक सही है। ये स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा, जब ये साज सज्जा आ जाती है तो इसका मतलब ये कथन भी हमारा गलत होगा। हमने इसको ध्यानपूर्वक सोचना है, क्योंकि सबसे पहले शब्द में ही, पहली लाइन में ही इसका उत्तर है घर जैसा छोटा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। ठीक है, भावात्मक दृष्टि से विशाल होता है, लेकिन अब क्या कहते हैं, एक सिंपल अर्थ में, साधारण अर्थ में लेते हैं कि भाई घर क्या होता है? जिसमें दीवारें होती हैं, छत होती है, आंतरिक साज सज्जा होती है। ये किस में आती है? सिंपल अर्थ में आती है। इसलिए हमारा केवल कथन एक है वो सही है। और इसका उत्तर विकल्प हम क्या लिख देंगे? पेपर के अंदर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 और क। उत्तर में लिखेंगे क, कथन एक सही है। ये हम पूरा लिखें तो ही अच्छा है पेपर में। अगर हमने लिख दिया पहले का उत्तर क, इससे बढ़िया है कि हम उसका आगे जो लिखा हुआ है कथन एक सही है पूरा लिखें, तो हमें पूरा अंक मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए। सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? जो सामान्य रूप में कह रहा है कि हृदय की भावनाओं से नहीं, स्थानीय सुविधाओं से नहीं, वैभव और समृद्धि से नहीं, सजावट व बनावट व सजावट से। तो बनावट और सजावट से होता है इसका संबंध की सामान्य रूप से मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि का संबंध किससे होता है? बनावट व सजावट से। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दूसरे का घ, और घ के आगे लिख देंगे बनावट व सजावट से। बनावट व सजावट से। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? जैसा कि हमने पढ़ा था, निजी जीवन की एकांतिकता में, पारिवारिक भावनात्मक संबंधों में, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में। जो हमारा पैराग्राफ था हमारा, इसकी अंतिम लाइनों में इसका उत्तर आया था कि आज की पीढ़ी प्राइवेसी, ये आपके सामने आपको दिख रहा है कि आज की पीढ़ी प्राइवेसी, व्यक्तिकता या एकाकीपन। ठीक है, एकाकीपन का मतलब वही एकांतता। तो इसका जो हमारा विकल्प होगा प्रश्न नंबर 3 का क्या होगा? निजी जीवन व एकांतिकता में। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? तो हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो इसमें बताया गया है जो प्रेम है वो घर के लिए क्या होता है। जैसे यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटखेलियाँ करता है तो घर अटखेलियाँ करता है, रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है, और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। तो जो
उत्तर है हमारा इतनी लाइन में है कि जो प्रेम है वो घर की क्या है, नींव है, और नींव का पर्यायवाची शब्द क्या है, आधार। तो इसमें हम देखते हैं कि गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया है, आभूषण बताया है, नहीं। आधार बताया है, बिल्कुल सही। भरोसा नहीं, उल्लास नहीं, यानी कि प्रेम को घर का क्या बताया है, आधार बताया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कह रहा है कथन ए पढ़ना है और कारण आर पढ़ना है। जैसे कथन ए में क्या कहता है, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ये हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। व्यस्तता का मतलब जो व्यस्त रहते हैं आदमी, और अर्थोपार्जन का मतलब धन कमाने की महत्वाकांक्षा ने उनको इस बात तक पहुंचा दिया है कि मशीनियत बढ़ती जा रही है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है। कह रहा है कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, दोनों बातें सही हैं। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ये भी नहीं आएगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही बात है। कथन ए सही है किंतु कारण आर सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग की कथन ए है वो सही है और जो कारण आर है वो इसकी सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से अगर आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ के उसके उत्तरों को ध्यानपूर्वक लिखेंगे तो आप आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न होगा आपका वो होगा अपठित काव्यांश। जैसा कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कह रहा है कि 2 पद्यांश देगा और उनमें से किसी एक पद्यांश को आपने हल करना है और विकल्प साथ में होंगे उत्तरों के, उनमें से सही विकल्प को चुनना है। पहले पद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं पद्यांश। पद्यांश में कह रहा है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी जी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। जो कवि है वो जीवन के संघर्षों को कह रहा है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें हार को देख कर पे नहीं रुकना चाहिए, किसी के कठिनाई आ जाए तो हमें झुकना नहीं चाहिए। कह रहा है कि जो झुक जाता है वो तो उस कुसुम, उस फूल की तरह से होता है जो डाली से वृंत यानी कि डाली से टूट करके गिर जाता है। जो पंथ भूल रुका नहीं, अगर हम रास्ते से भटक भी जाएं तो हमें रुकना नहीं चाहिए। जो हार देख झुका नहीं, अगर हम असफल भी हो जाते हैं फिर भी हमें अपनी सफलता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिलें कांटे चुभे कलियां खिलें। कवि क्या कह रहा है कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता का मतलब शिथिलता, कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम आलसी होकर के ना बैठें। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, कि हमें अपने संघर्ष करते रहने चाहिए, हमें सफलता के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। जो भी परिस्थितियां मिलें कांटे चुभे कलियां खिले। कांटे चुभे का मतलब चाहे हमारे ऊपर दुख आए, कलियां खिले का मतलब चाहे हमारे ऊपर सुख आए। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। यौवन का मतलब जवानी का यही संदेश है कि हमें थक करके नहीं बैठना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। कह रहे हैं कि जब हम दुखी होंगे तो क्या हमें आकाश से वो सुख दे देगा? क्या धरती हमारे दुख को देख करके रोएगी? हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। कह रहा है कि जब कोई राही भटक जाता है और फिर भी वो संघर्षरत रहता है तो उसको अपनी मंजिल की दिशा मिल ही जाती है। तो जो ये आपकी
कविता थी सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ये जगदीश गुप्त द्वारा लिखी हुई है। हो सकता है कि आपके पेपर में भी दे दे कि किस राइटर की लिखी हुई है, ये जगदीश गुप्त की। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। जो केंद्रीय भाव है उसमें से विकल्प चुनना है। ये कथन दे रखे हैं, पहले हमने इन कथनों को पढ़ना है और फिर विकल्प में से उत्तर हमने छांट के लिखना है, ना कि कथन को लिखना है। हमने विकल्प छांट के उत्तर में लिखना है। जैसे हम लिखेंगे उत्तर नंबर 2 का पहला है, उसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। कह रहा है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध, जो प्रतिकूलता आती है उसके विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। ये बात इस कविता में कही गई है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। ये बात उसने कविता में गलत बताई है कि हमें परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों से समझौता करेंगे तो हम मरे हुए मृत के समान है, मरे हुए के समान है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने पर भय त्याग देना चाहिए। ये बात भी सही है कि जब हमने अपना लक्ष्य बना लिया, अगर मार्ग में भटक भी जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। कह रहा है कि हमें अपने जीवन में अपने दुखों को खुद ही सहन करना पड़ेगा। कह रहा है इसमें कहता है आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। कह रहा है कि हमें अपने आकाश हमारे उस पे नहीं पसीजता और ना ही धरती पसीजती, हमें अपने दुखों को खुद ही सहन करना पड़ता है। इसलिए जो ये कथन दे रखे हैं इनमें हमारा जो पहला कथन है प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ते रहने में जीवन की सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना उचित नहीं है, गलत बात है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए, बिल्कुल सही है। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने के दर्शन को अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि विकल्प में क्या है। कथन 2 सही है, कथन 2 तो बिल्कुल गलत है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। कथन 1 व 3 सही है। कथन 1 और 3 ये बात भी सही है, दोनों सही हैं, तो ये भी हो सकता है। हम इस पे निशान लगा लेते हैं। ग में कहते हैं कथन 1, 3 व 4, यानी कि कथन 1 भी, 3 भी और 4 ये सही है, तो ये बिल्कुल हमारे तीनों कथन सही हैं। फिर कह रहे हैं कथन 1, 2, 3 व 4 सही हैं, ये गलत बात है। तो ये 2 विकल्प बचते हैं, जबकि तीनों कथन सही हैं, कथन 1, 3 और 4। तो हम ख को छोड़ देंगे, कथन 1 और 3 को छोड़ देंगे, क्योंकि 4 वाला भी इसमें दे रखा है, इसलिए इसका उत्तर होगा ग। तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे ग और लिखेंगे कथन 1, 3 व 4 सही है। इस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिख देना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय क्या है। मृत्यु को जीतने का आशय क्या है। साधुता व साधना से अमरत्व प्राप्त करना, योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना, अर्थ बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। अब देखिए जो हमने कविता पढ़ी थी, प्रश्न क्या था हमारा, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का क्या आशय है। तो कह रहा है कि जिसने, इस लाइन में देखिए, जिसने मरण को भी जीत लिया हो जीत है जीवन वही। ठीक है, जिसने मरण को भी जीत लिया हो जीत है जीवन वही। इसलिए क्या कह रहा है कि जिसने मरण को जीत लिया, मरण का मतलब जो मर के भी अमर हो जाता है, मर के भी जिसकी लोग याद करते रहते हैं, कि जिसके आदर्शों पे लोग चलते रहते हैं, वही जीवन की जीत है। इस प्रकार से जो ये प्रश्न आया था हमारा कि मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय क्या है, कि जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। अगर हम मर जाएं और जीते रहें और हमें आदर्श के रूप में कोई स्मरण करता रहे, जिस प्रकार से कहते हैं कि गांधी जी जैसा सत्य अहिंसा पर चलने वाला कोई नहीं था, वो मर गए लेकिन अब भी वो जीवित हैं। यानी कि मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय यही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने क्रांतिकारी नेता थे कि उन्होंने विदेश में जाकर के भी एक सेना का गठन किया जो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी।
इस प्रकार से मरण का अर्थात है कि जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना यानी कि याद किया जाना। तो इसका उत्तर होगा घ। प्रश्न नंबर 3, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं का क्या अर्थ है? आकाश और धरती दोनों संवेदनशीलता नहीं है। ईश्वर उदार है अतः वही सुख देता है, वही पसीजता है। जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है। तो इसमें क्या है कि आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, जुझारू बनकर ही यानी कि जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, यानी कि एक राही है जो भटक जाता है, यानी कि अपने नयन का नीर हमने आप है पहुंचना, यानी कि अपने कष्टों को हमें खुद ही दूर करना है। या ना तो हमें आकाश सुख देता है और ना ही हमारे कष्टों को देख करके धरती पसीजती है। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि जुझारू बनकर, जुझारू का मतलब ना घबराते हुए, स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपनी अच्छाइयों बुराइयों को भली भांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग सोचना, अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, अपने दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। यानी कि जो अपने आप से लड़ने का मतलब क्या है कि अपनी दुर्बलताएं जो हैं उनकी अनदेखी ना करें कि हम इस कमज़ोर हैं, उनको दृढ़ता से हमें अपनी दुर्बलताओं को दूर करना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों की दुर्बलता क्या है कि सर्दी का मौसम है, अभी हमने उठना नहीं है और उठ के हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें अपनी दुर्बलता को पहचानना चाहिए कि नहीं, हम अपनी दुर्बलता को दूर करें कि हम उठें, रात को देर तक पढ़ें और सुबह जल्दी उठ के भी हम याद करें। इस प्रकार से अपने आप से लड़ने का अर्थ यही है कि अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके कि नहीं 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 अभी कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, हमारी दुर्बलता है, उसको दृढ़ता से दूर करना है कि नहीं, कल परसों नहीं, हम पहले अभी उसको एक बार याद करेंगे और एग्ज़ाम से पहले उसको फिर से दोहरा के याद करके पेपर की तैयारी करके अच्छा पेपर देंगे और अच्छे अंक लेकर के पास होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि युवा अवस्था हमें सिखाती है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। युवा अवस्था है वो हमें क्या सिखाती है? स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्मालोचक व आशावादी बनाए रखें। ठीक है, गति क्या कहते हैं? कथन युवा अवस्था में क्या सिखाती है कि स्वयं को चैतन्य, चैतन्य का मतलब हमें आलस्य नहीं होना चाहिए, चेतना में रहना चाहिए, गतिशील, लगातार कार्य करते रहना चाहिए, आत्मालोचक और अपनी गलतियों को भी पहचानने वाला होना चाहिए और आशावादी भी होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होने दें। ये बात जो युवा अवस्था है वो नहीं सिखाती कि हमें कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो, कठिन परिस्थितियां तो उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा है कि सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कविता में कि हमें भाग्यवादी बनकर इनको स्वीकार नहीं करना। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकें बल्कि दो दो हाथ करें। जो प्रतिकूल परिस्थितियां आए हमारे सामने, संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, उनके साथ दो दो हाथ करना चाहिए, यानी कि उनको उनका सामना करना चाहिए। यानी कि कथन 1 और कथन 4 सही है। अब देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 सही है, गलत है। कथन 1 व कथन 4 सही है, बिल्कुल हमारा राइट है। कथन 2 व कथन 3 सही है, ये भी गलत है। 2 तो है ही नहीं, 3 भी नहीं है। कथन 3 व 4 सही है, ये भी गलत है क्योंकि 3 कथन ठीक नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ख। कथन 1 व कथन 4 सही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ध्यानपूर्वक काव्यांश को पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देना है। अब देखते हैं काव्यांश नंबर 2 जो आता है अथवा में। कह रहा है कि फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है। जो फसल है, ये किसान फसल बोता है, वो क्या है कि किसान के सपने हैं, उनकी आस है, किसान की लहलाती हुई आस है कि फसल बोई है, बढ़ेगी, पकेगी और फिर हम उसको काटेंगे। यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। और किसान के हृदय में यह विश्वास होता है कि उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। वह मूंदता है आंखें दिन में न जाने कितनी बार,
और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक भरोसे और आशंका की रस्साकसी में। कह रहा है कि किसान है वो अपनी आंखें मूंद लेता है, दिन में पता नहीं कितनी बार आंखें मूंदता है, परमात्मा से दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। ऊपर तक का मतलब भगवान से, वो भगवान से दुआएं करता है भरोसे की आशंका की रस्साकसी में। उसको भरोसा भी है कि भगवान मेरी फसल को बिल्कुल अच्छा हमें देगा, पका के देगा, लेकिन उसको आशंका भी है कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा भगवान पैदा ना कर दे। तो इस रस्साकसी में ही वो अपनी दुआएं भी प्रेषित करता है और भगवान पे उसका विश्वास भी है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का। कह रहा है कि जो ये विश्वास है, ये जिस प्रकार से कोई दीवार है वो ढह जाती है, चिनी हुई दीवार, उस तरह से कि भाई गिर गई लेकिन उसको विश्वास है कि इसको हम फिर बना सकते हैं। 18 पार चुकी बेटी की सगाई का, और किसान को विश्वास है कि उसकी बेटी जो बड़ी हो गई है उसका विवाह भी करना है। परचूनिए की उधारी चुकाने का, परचून का सामान जहाँ से लाते हैं कि उसका उधार भी देना है, जब मेरी फसल पकेगी तो मैं उसको उसका उधार भी चुकता कर दूंगा। मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का, कि जो उसके मन में जो सपने हैं कि मेरी फसल होगी तो मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, वो सारे काम वो मन में सोचे रहते हैं। इसी विश्वास की सलामती के लिए न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से। कह रहा है कि इस विश्वास की सलामती के लिए पता नहीं एकदम से उठ जाता है और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। कह रहे कि उस परमात्मा को भी बार बार जगाता है, उससे भी बार बार परमात्मा से अरदास करता है कि देखना मैंने इतनी इतनी बातें सोच रखी हैं कि मेरी फसल कहीं खराब ना हो जाए और मेरी फसल को आप अच्छा पैदा करना। और इसलिए जब फसल सौंधी आती है, कहते हैं जब फसल पकने को तैयार होती है, असल में किसान के सपने सौंधी आते हैं और किसान के सपने होते हैं वो भी पूरे होने के लिए तैयार हो जाते हैं और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं। और जिस प्रकार से किसान फसल को काट के पका करके उसका जो अनाज होता है उसको घर में ले आता है, तो किसान के सारे सपने पक जाते हैं, अर्थात सारे सपने साकार हो जाते हैं। ये जो कवि हैं इसके डॉक्टर विनोद प्रसून जी हैं। अब इस अपठित काव्यांश में से आपके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न इस प्रकार से हैं। फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस कहने का कारण क्या है? सही विकल्प पढ़कर, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाता है। ये बात तो कहीं आई नहीं कविता में। फसल से किसान के सपनों की संबद्धता और भावात्मक लगाव होना, बिल्कुल सही बात है कि किसान का जो सपने हैं और उनका भावात्मक लगाव है किससे? फसल से है। फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने देखना। कह रहे कि फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस कहने का कारण क्या है? कि वो उससे भावनात्मक उसका लगाव है। पहली बात तो यही है। फिर दूसरी बात क्या कि फसल से जुड़े निराई गुड़ाई के वो क्या देखता है? सपने देखता है। थोड़ी थोड़ी ये बात भी सही है। फसल से जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी होना। ठीक है। अब ये फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, यानी कि ये बातें उसमें नहीं दे रखी हैं आपकी कविता में कि वो फसल से जुड़ी निराई, सिंचाई, कटाई की बातें इसमें कहीं भी नहीं आती हैं। शुरू होता है कि फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस है। ठीक है, ये क्या है? आशा है। उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। विश्वास भी है और आस भी है। वह मूंदता है कि दिन में न जाने कितनी बार और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक भरोसे की आशंका की रस्साकसी में। ठीक है, और ये बातें उसमें कहीं भी नहीं आई, कहीं भी उसने नहीं दी हैं कि वो फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने वो देख रहा है। सपने वो भंडारण के नहीं देख रहा है, सपने वो देख रहा है कि उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, परचूनिए की उधार देनी है। ठीक है, जो उसने सपने सजाए हैं कि उसकी भगवान इन सपनों को वो पूरा करे। इस प्रकार से जो हमारा कथन 2 और कथन 4, फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं को साकार होने की संभावना जुड़ी हुई है। तो इसमें देखो कथन 1 व कथन 2 सही है, कथन 1 तो बिल्कुल ही गलत है और कथन 2 सही है। इसमें ये 1 है, इसका मतलब ये सही नहीं है। कथन 2 व कथन 3 सही है। कथन 2 तो बिल्कुल सही है लेकिन कथन 3 सही नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कथन 2
व कथन 4 सही हैं। अब ये कथन 2 और कथन 4 बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब उत्तर हमारा यही होगा। कथन 3 व 4, अब तीसरा कथन तो पहले ही गलत था, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ग। कथन 2 व कथन 4 सही हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। किसान की जो हृदय की गहराइयों में क्या अंकुरित हो रहा है उसके बारे में देखिए। कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छा है, नहीं। अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने हैं। आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं हैं, नहीं है। कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं हैं, नहीं है। तो कह रहा है कि किसान के हृदय की गहराइयों में जो अंकुरित विश्वास है क्या है कि अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है अपनी फसल के माध्यम से। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का क्या आशय है। ऊपर तक का मतलब हमने बताया था कि वो किस तक है, भगवान तक। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखता है, नहीं। सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता कामना करता है, नहीं। फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है, बिल्कुल सही बात है। निवेदन को ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाता है, नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ग। फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय है कि फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, भरोसे और आशंका की रस्साकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा हुआ सही विकल्प है। कह रहा है कि भरोसे और आशंका की रस्साकसी में ईश्वर पर अटूट विश्वास कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। लेकिन कह रहा है कि भरोसे की आशंका, भरोसे और आशंका, भरोसा भी है और आशंका भी है कि इसमें पहला कथन कह रहा है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास है कि फसल को हानि नहीं होने देंगे, इसमें केवल भरोसा दिलाया गया है। ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन का आशंकित रहना, ठीक है। यानी कि भरोसा किस पे है, ईश्वर पे है, लेकिन आशंकित क्यों है, क्योंकि फसल की कुशलता के लिए। ग, परिश्रम पर पूर्ण विश्वास किंतु भाग्य में क्या लिखा है, इससे सदा आशंकित रहना। ये बात भी नहीं कि परिश्रम पर पूर्ण विश्वास नहीं है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। स्वयं पर भरोसा करना, स्वयं पर उसको कोई भरोसा नहीं है, भगवान पर उसको भरोसा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ईश्वर पर विश्वास है किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित उसका सदैव रहता है। इसका उत्तर होगा ख। इसका उत्तर लिख देंगे ख और आगे लिख देंगे ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहना। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 में कहता है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहले हमने कथन ए को पढ़ना है, फिर कारण आर को पढ़ना है। कथन ए कहता है कि किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। कथन आर क्या कहता है, व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं। कह रहे हैं कि व्यवसाय के बीच और व्यवसायी, जो व्यवसाय का मतलब जो उसका काम धंधा है, और व्यवसायी जो काम धंधा करने वाला है, उसके बीच ऐसे संबंध होते ही हैं कि किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, तो व्यवसायी है वो भी अपने व्यवसाय से भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। तो कह रहा है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। किसान अपनी फसल के लिए तो भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, लेकिन जो व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक होते हैं, जो व्यवसायी होता है उसके बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक नहीं होते, भावात्मक संबंध नहीं होते। उसको अपने काम से मतलब होता है। जो व्यवसायी होता है उसको क्या होता है, अपने काम से मतलब होता है और लाभ कमाने से मतलब होता है। कथन ए गलत है किंतु आर सही है, गलत बात है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत बात है। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, ये बात भी गलत है। ये सही व्याख्या इसकी नहीं है क्योंकि वो भावात्मक रूप से नहीं जुड़ता। व्यवसायी होता है वो भावात्मक रूप से नहीं जुड़ता है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि कथन ए तो सही है कि किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, लेकिन जो व्यवसायी और व्यवसाय के बीच में संबंध होते हैं वो स्वाभाविक ऐसे नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है कि कथन ए सही है, लेकिन जो कारण आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका उत्तर होगा घ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने जो पैराग्राफ आते हैं, जो आपके काव्यांश आते हैं, जो आपके अपठित गद्यांश आते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं होंगे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है।
और उस पूछे हुए प्रश्न का उत्तर हमने उसमें से ढूंढना है, काव्यांश में से और गद्यांश में से, और उसका उत्तर हमें लिख देना है छांट करके। बिल्कुल सही जो उत्तर है उसको लिखना है और बड़ी आसानी से ये आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम और गद्यांश व काव्यांश का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख करके इस गद्यांश का और काव्यांश का इन दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।